सो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन दिख रहा है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज एज ऑन 31st दिसंबर 1998। बैलेंस शीट ऑफ सागर लिमिटेड की दी हुई है आपको। क्या पे दिया हुआ है बैलेंस शीट में? गुडविल दिया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिया है, प्लांटेड मशीनरी है, स्टॉक सब्सिडी कवर्ड है। सारी के सारी एसेट्स नॉर्मल एसेट्स है क्या? उसमें कोई भी एसेट फिक्टिशियस है क्या? उसमें कोई भी एसेट फिक्टिशियस है क्या? नो। उसके अलावा शेयर कैपिटल ईच रुपीज स्टैंड फुल्ली पेड अप। ओके, 15 लाख रुपए का आपका शेयर कैपिटल है। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आने चाहिए? बोलिए, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आने चाहिए? 15 लाख शेयर्स है और एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर है 10 रुपीज का। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आता? 1,50,000। 1,50,000 क्या है आपके? नंबर ऑफ शेयर्स है। क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है। चलो, शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होती है, शेयर प्रीमियम भी इंटरनल लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व भी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंटरनल लाइबिलिटी है, डिबेंचर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है एंड सन्ड्री क्रेडिटर भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। राइट, ये सारी क्या है आपकी? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। और इधर सारी की सारी एसेट्स कैसी एसेट्स है? नॉर्मल एसेट्स है। सारी एसेट्स कैसी एसेट्स है? नॉर्मल एसेट्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ जिस तरीके से आपको सागर की दी है उसी तरीके से पराग कंपनी की बैलेंस शीट दी है। बस पराग में एक आपको फिक्टिशियस एसेट दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। और फिर द लायबिलिटी साइड में आपको शेयर कैपिटल, फिर इसके अलावा आप लोगों को डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि कुछ यहाँ पर भी आपको पराग की क्या दे रही है? असेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी दे रही है। ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग, अच्छा यहाँ एक चीज मिसिंग हो गया, नहीं सही है, बराबर है कुछ। ओके, क्या बोलता है? अबाउट द कंपनीज, मतलब जो ऊपर में आपको दो कंपनी दी है, कौन कौन सी थी वो दो कंपनी? अगर मैं दोनों कंपनी का नाम बताऊं तो एक का नाम था सागर, एक का नाम था सागर और दूसरे का नाम था पराग। सागर और पराग दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? संगम लिमिटेड। सागर और पराग के अमलगमेशन करने की वजह से जो नई कंपनी बनी, नई कंपनी का नाम क्या है? संगम। तो संगम एक कौन सी कंपनी है? परचेसिंग कंपनी। और सागर और पराग कौन सी कंपनी है? वेंडर कंपनी, क्योंकि इसका बिजनेस बिक रहा है और खरीद कौन रहा है? तो संगम खरीद रहा है। वॉज फॉर्म्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 25 लाख। और इसके ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितनी रहेगी? बोलता है 25 लाख रहेंगे और एक शेयर कितना रहेगा? 10 रुपए का। अच्छा, ऑथोराइज का सिर्फ और सिर्फ काम कहाँ पड़ता है? प्रेजेंटेशन के लिए। उसका अकाउंटिंग एंट्री से कोई लेना देना होता है क्या? सो आंसर इज नो। द टर्म ऑफ एमलगमेशन वेयर एज फॉलोज। अब देखो, एमलगमेशन किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुआ बता रहा है। पहले ये कंडीशन बता रहा है सागर के लिए, फिर ये कंडीशन बता रहा है पराग के लिए। तो क्या बोलता है? 6 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड इन द न्यू कंपनी। न्यू मतलब संगम। क्या बोलता है? 6 शेयर दिए जाएंगे, पेड किए जाएंगे संगम कंपनी के इन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बदले में। क्या बोल रहा है? संगम के शेयर्स दिए जाएंगे, संगम के शेयर्स दिए जाएंगे। कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 6 शेयर्स दिए जाएंगे। किस चीज के बदले में? फॉर एवरी 5 शेयर्स इन सागर। सागर के हर 5 शेयर के लिए संगम के 6 शेयर देने हैं आपने, बराबर। तो देखो, तो संगम सागर के पास पहले से थे कितने? देखो कितना था सागर के पास? कितना था? यहां से 1 0 कम कर दो, 1.5 लाख शेयर थे। और क्या बोलता है? हर 1.5 लाख शेयर पहले से थे। हर 5 शेयर के लिए नई कंपनी कितने शेयर इशू करने वाले? 6। तो नई कंपनी के कितने शेयर्स मिल जाएंगे? 1,80,000 शेयर्स। सॉल्व करके देख लो कितना आएगा? 1,80,000। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5। सिर्फ डिवाइडेड बाय 5 क्यों? क्या? क्योंकि उसके हर 5 के लिए 6 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो जितने उनके पास रखे, ऑब्वियस है उससे ज्यादा ही शेयर मिलने वाले उनको। इसलिए हमने जितने एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड कंपनी के एक्सचेंज रेशियो होता है उसको इधर डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, और जितने नए कंपनी के इशू करने वाले होते हैं इसको हम लोग न्यूमरेटर में ले लेते हैं। तो 1,80,000 शेयर इशू करना है ऊपर।
1,80,000 शेयर इशू करने वाले हैं और एक शेयर का भाव कितना है, एक शेयर का प्राइस कितना है, मतलब 18 लाख रुपए के शेयर्स देने वाले हैं। क्या 18 लाख रुपए के क्या देने वाले, शेयर्स देने वाले। फिर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर। पहले पॉइंट में क्या बताया कि हम परचेसिंग कंपनी 6 शेयर देंगे, हम परचेसिंग कंपनी 6 शेयर देंगे 5 शेयर के बदले में, मतलब उनके हर 5 शेयर के बदले हमारे पास से 6 शेयर जाएंगे। तो संगम ने यहाँ 1,80,000 शेयर दिया और एक शेयर का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि संगम ने क्या किया है, शेयर्स इशू किया है। कितने रुपए के, 1,80,000 रुपए, राइट। चलो आगे अगर हम और बात करें, द डिबेंचर होल्डर्स वेयर टू बी अलॉटेड सच डिबेंचर इन द न्यू कंपनी। तो संगम के सागर के पास पहले से क्या रहे होंगे, कुछ डिबेंचर होल्डर्स थे, क्या थे, कुछ डिबेंचर्स थे। तो उसके बदले वो क्या कर रहा है, द डिबेंचर होल्डर्स वेयर टू अलॉटेड सच डिबेंचर इन द न्यू कंपनी बियरिंग 7% इंटरेस्ट। जरा देखो तो उनके पास पहले से कितने डिबेंचर रखे थे, 8% वाले डिबेंचर थे। कितने, और अमाउंट कितनी थी उसकी, 3,50,000। अच्छा, इसका मतलब क्या निकलता है, 3.5 लाख का 8% क्या मिलना चाहिए इनको, तो इनका इंटरेस्ट कितना मिलता है इनको साल भर का, इनका इंटरेस्ट कितना मिलता है इनको, 28,000, 28,000, 28,000, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला आपको यहाँ पर कि जो नए डिबेंचर दिए जाएंगे वो 7% वाले होंगे, जो नए डिबेंचर दिए जाएंगे वो कैसे 7% वाले होंगे बोलता है, लेकिन वुड बियरिंग द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको अमाउंट नहीं बताया कितने रुपए के डिबेंचर देना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप सागर लिमिटेड हो, ठीक है, आप कौन हो, सागर लिमिटेड, आपके पास क्या है, डिबेंचर है, कितने परसेंट वाले, 8% वाले, कितने रुपए के, 3.5 लाख। और मैं कौन हूँ, संगम लिमिटेड, ठीक है, और मैं आपको डिबेंचर दूंगा, ये डिबेंचर के बदले मैं आपको डिबेंचर दूंगा, कितने परसेंट वाले, अमाउंट नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, लेकिन क्या होता है, वुड ब्रिंग द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हम इतने रुपए के डिबेंचर देंगे कि दोनों का इंटरेस्ट सेम आना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर अभी आप कितना इंटरेस्ट पे करते हो, मतलब ये जो अभी सागर के पास करंट में जो डिबेंचर है 3.5 लाख के ऊपर उसको 8% ब्याज मिलता है, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता है, 28,000। कितना मिलता है, 28,000। हमारे भी डिबेंचर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि उसका 7% इंटरेस्ट 28,000 आना चाहिए। हम इतने रुपए के उसको डिबेंचर इशू करें कि उसका 7% कैलकुलेट करेंगे तो 28,000 होना चाहिए। जस्ट मैं ऐसे तुक्के में करवा रहा हूँ। अच्छा 1 लाख हमारा अगर मैं मान के चल रहा हूँ डिबेंचर इशू करूंगा तो 1 लाख का 7% कितना होगा, 7,000। ये तो बराबर आया क्या, आया क्या, 28,000 हमको, ठीक है। जिन्होंने बहुत जल्दी दिमाग लगा लिया वेरी गुड, और जिन्होंने अभी भी क्लिक नहीं हो पाया है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, ये आपके पास सागर लिमिटेड है, ये कौन है, सागर, सागर लिमिटेड बोले तो वेंडर कंपनी। इसके पास पहले से 8% वाले डिबेंचर रखे, कितने रुपए के, 3,50,000 के बराबर। और ये कौन है, संगम लिमिटेड। अब संगम लिमिटेड इसको 7% वाले डिबेंचर इशू करेगा, बट कितने रुपए के करेगा ये नहीं बता रहा है, कितने रुपए के करेगा ये नहीं बता रहा। अमाउंट मिसिंग है, अमाउंट क्या है, मिसिंग है यहाँ पर, राइट। ओके तो देखो उसने अमाउंट तो नहीं बताया, यहाँ पर ऐसी क्या अमाउंट होनी चाहिए, अमाउंट नहीं बताया, बस इतना बताया कि 7% वाला डिबेंचर इशू करेंगे। अमाउंट क्या है यहाँ पर, मिसिंग है। लेकिन उसने एक हिंट दे दिया कि बियरिंग द सेम इंटरेस्ट, बियरिंग द सेम इंटरेस्ट, दोनों को ब्याज, मतलब जो आपको ये सागर में से जितना ब्याज मिलता था उतना ही ब्याज यहाँ से भी मिलेगा। तो यहाँ से कितना ब्याज मिलता था, 28। तो यहाँ पर भी आपको ये 7% के हिसाब से जब ब्याज कैलकुलेट करोगे ना तो 28,000 ही आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी अमाउंट लूं
कि यहाँ पर ब्याज भी कितना है, 28,000 है। जैसे अगर मैं सपोज 1 लाख यहाँ पर अमाउंट लेता तो 1 लाख का 7% कितना होता, 7,000। तो भैया 1 लाख तो नहीं हो सकता। अच्छा 2 लाख लूँ तो 2 लाख का 7% 14, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा 3 लाख लूँ तो 3 लाख का 7% 21, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा 3.5 लाख लेके देखता हूँ, अगर यहाँ 3.5 है, सोचता हूँ यहाँ भी 3.5 का निकाल के देख लो, 7% नहीं आएगा। अच्छा 4 लाख का निकाल के देखो, अच्छा यानी कि 4 लाख यहाँ अमाउंट होती तो उसका 7% बराबर 28,000 आ जाता। चलो यहाँ तो किस्मत अच्छी थी, 4-5 बार में मिल गया, लेकिन एग्जाम में से तुक्के मारते बैठोगे क्या? तो एक प्रॉपर तरीका होना ना, एक प्रॉपर तरीका होना। क्या है वो प्रॉपर तरीका? आपको फिक्स अमाउंट पता है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा और ये कितने रेट से मिलने वाला है, 7%। तो सिंपल 28,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो, तो सीधा आपको आंसर ही मिल जाता कि वो डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 4 लाख। वो डिबेंचर की अमाउंट कितनी है, 4 लाख है। समझा क्या? यानी कि आपको सेम बियरिंग इंटरेस्ट वाला अगर ऐसा पॉइंट आता है, आपको ये पता करना है कि मैं कितने रुपए के डिबेंचर इशू करूं कि 7% के हिसाब से ब्याज 28,000 आना चाहिए। समझ में कि बात? 4 लाख कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर आपको पेमेंट के तौर पर क्या मिलने वाला है, 4 लाख रुपए के डिबेंचर। लो जी, अभी तक आपको पेमेंट के तौर पर एक 4 लाख के डिबेंचर और 18 लाख के शेयर, 22 लाख अभी तक के पेमेंट का हिसाब मिल गया है। और यहाँ पर सागर की कहानी कर दिया उसने खत्म। अब किसके बारे में बात शुरू कर रहा है वो? पराग के बारे में। किसके बारे में चर्चा शुरू की गई है? पराग। तो जरा बात कर लेते पराग को लेकर भी। तो पराग लिमिटेड के लिए क्या बोलता है, 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड इन द न्यू कंपनी इन एक्सचेंज फॉर एवरी, एक्चुअली 36 नहीं होना चाहिए था, ये 3 शेयर्स होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 3 शेयर्स इन पराग लिमिटेड एंड ₹5,000 इन कैश। मतलब ये तो पता चल गया 5,000 हम कैसे देंगे, कैश में। 5,000 कैसे देना है, कैश में। और शेयर में कितना देना है, तो मैं संगम लिमिटेड, आप पराग लिमिटेड को 1 शेयर दूंगा और बदले में कितने लूंगा, 3। यहाँ पर हमारा एक्सचेंज, मैं आपसे 3 लूंगा और बदले में आपको 1 दूंगा। तो आपके पास पहले से देखो, तो पराग के पास जरा पहले से पराग के पास कितने शेयर्स रखे थे, पराग के पास पहले से कितने रखे थे, टोटल 3,90,000। और अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो डिवाइडेड बाई 10, मतलब 39,000 शेयर्स थे। क्या कितने शेयर्स थे? 39। मैं आपसे 3 शेयर लूंगा तब जाके बदले में 1 शेयर दूंगा। तो अगर मैं बात करूं नीचे, तो मैं यहां पर आपके 39,000 शेयर के बदले में, मैं आपके 39,000 शेयर्स के बदले हर 3 के बदले 1 देने वाला हूं। तो कितने शेयर्स देने वाला हूँ? 13,000। और 1 शेयर का भाव कितना है? 10 रुपए। 1 शेयर का भाव कितना है? मतलब 1,30,000 मैं आपको कैसे देने वाला हूँ? शेयर्स के रूप में। और 5,000 कैसे देने वाला हूँ? कैश के रूप में। मतलब यहाँ इस पॉइंट से इतना समझ में आ रहा है कि मैं संगम लिमिटेड, आप पराग लिमिटेड को कितने पैसे देने वाला हूँ? 1,35,000। इतनी बात क्लियर? पक्का? ओके। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, द डिबेंचर होल्डर्स वेयर टू बी अलॉटेड सच डिबेंचर्स इन द न्यू कंपनी bearing the interest at 7% as would bring the same amount of interest। फिर से सेम वही बात बोल रहा है क्या? क्या बोल रहा है? देखो कि जो पहले से इनके पास डिबेंचर थे, नई कंपनी भी बोलता है आपको डिबेंचर इश्यू करेंगी, लेकिन 7% के हिसाब से करेंगी, लेकिन अमाउंट नहीं पता है, लेकिन इंटरेस्ट सेम होना चाहिए बोलता है। तो देखो, तो पहले से इनके पास कितने डिबेंचर थे? 70। और उस पर ब्याज कितना मिलता था? मतलब 70,000 का 10% बोले तो 7,000। 70,000 का 10% बोले तो 7,000। अच्छा, अभी मैं नई कंपनी ऐसे कितने रुपए के डिबेंचर इशू करूं कि 7% के हिसाब से 7,000 का ब्याज आना चाहिए? तो वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। कैसे निकाला? 7,000 डिवाइडेड बाय 10। डन। यानी कि आपको डिबेंचर से कितना पैसा मिलेगा वो भी पता चल जाएगा। इतनी बात क्लियर? आगे और सवाल को बढ़ाते हैं। तो आगे बोलता है, द न्यू कंपनी टुक ओवर ऑल द असेट्स। क्या कर दिया गया? ऑल द असेट्स टुक ओवर बाय द न्यू कंपनी एंड लाइबिलिटीज। और क्या भी टेक ओवर कर लिया? लाइबिलिटीज ऑफ 2 एग्जिस्टिंग कंपनीज। द अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट has been paid off immediately after the, जैसे अमलगमेशन होता है उसके तुरंत ही बाद क्या पे कर दिया जाता है? बोलता है
बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा परचेसिंग कंपनी के द्वारा पेड कर दिया जाता है। मतलब इसकी एंट्री परचेसिंग कंपनी के बुक में होंगी, वेंडर को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि परचेसिंग कंपनी पेमेंट करने वाला है, क्योंकि अमलगमेशन के बाद वो कंपनी किसकी होगी, परचेसिंग कंपनी। वेंडर को लेना, वेंडर ने कुछ नहीं किया, वेंडर ने चुपचाप ये एक्सटर्नल लायबिलिटी किसको थमा दिया, परचेसिंग कंपनी। उसका पेमेंट आफ्टर अमलगमेशन बोला है, अमलगमेशन के बाद तो वेंडर कंपनी मर चुकी है, बंद हो चुकी है, उसका तो हिसाब वैसे भी नहीं बचता कुछ, वो तो अमलगमेशन के पहले खत्म हो जाती है ना। ये आफ्टर अमलगमेशन बोला है, मतलब ये नई कंपनी, परचेसिंग कंपनी उसका पेमेंट करने वाली है। शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगम एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। किसकी बुक में आपको जनरल एंट्री बनाना है, तो आपको परचेसिंग कंपनी के बुक में क्या करने का है, जर्नल एंट्री बनाने का है, एज वेल एज आपको क्या बनाने का है, बैलेंस शीट भी बनाने का है। कितनी बात, ठीक है, बना लेंगे या बना के दो। चलो मैं वर्किंग नोट के तौर पर एक बार बना देता हूँ और एंट्रीज वगैरह डिस्कस कर लूंगा फिर। चलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपको, आपके दो कंपनी थी, तो सबसे पहली वर्किंग नोट के तौर पर हम हमेशा से क्या बनाते आते हैं, सबसे पहला कैलकुलेशन का होता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। इधर भी आकर बैठ सकते हो, ज्यादा पीछे नहीं दिख रहा है ना, जो सामने में भी है उधर, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे बैठ सकते सामने में, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। तो नेट असेट्स में सबसे पहला कॉलम किस चीज को लेकर, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, अमाउंट, और पहला वाला अमाउंट का कॉलम है किसके लिए, पराग के लिए, सागर के लिए। चलो पहला सागर किनारे, पराग भैया का संगम हो गया। चलो तो सागर और पराग दोनों के लिए मुझे क्या बनाना है, सागर एंड पराग के लिए मुझे क्या बनाना है, नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, किसका कैलकुलेशन करना है, नेट असेट्स का कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम बात करें, थोड़ी सी इनको को और डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ी और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी से आपको चीजें दिख पाए, ठीक है। चलो सो हम लोग सबसे पहले ए पॉइंट में क्या लिख लेते हैं, टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय, टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय संगम लिमिटेड, ठीक है, टोटल असेट्स टेकन ओवर बाय द संगम लिमिटेड। तो बताते चलो वन बाय वन कौन कौन सी एसेट्स है जो टेकन ओवर की गई है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन रेफर करना पड़ेगा, कर लो क्वेश्चन रेफर और बताओ। अगर आप लोग क्वेश्चन वन बाय वन अगर गो थ्रू करते हो तो ये आपका क्वेश्चन था। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी पहले हम लोग किसकी बात कर लें, ओके तो सागर की बात चल रही है जैसे यहाँ पर, तो सागर के पास एसेट्स में क्या था, गुडविल। अच्छा पैराग्राफ में कहीं पर ऐसा बोला था क्या कि ये लेना वो मत लेना, ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ जानकारी था क्या, ये लेंगे ये छोड़ देंगे, नहीं, मतलब सारी नॉर्मल असेट्स लेते जाएंगे, ये सारी असेट्स हम लोग देते हुए जाएंगे यहाँ पर, किसको, संगम को। तो क्या क्या असेट्स थी हमारे पास, गुडविल थी, कितने रुपए की थी हमारे पास गुडविल, हमारे पास, मतलब मैं भी सिर्फ सागर की बात कर रहा हूँ, कितने क्या था सागर के पास गुडविल, ये उठा के किसको दे देंगे अपनी गुडविल, संगम को। फिर उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की, 4 लाख की। उसके अलावा स्टॉक, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी था कितने का, 3,50,000, और स्टॉक 6,82,000, और सन्ड्री डेटर 2,58,500, और बैंक बैलेंस 3,37,500। अच्छा इसमें से फिर लेस होता है आपके क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, क्योंकि देखो इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे असेट्स को बेचकर, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज है उनको पेमेंट भी तो करना है,
तो हम क्या कौन सी लाइबिलिटीज माइनस करते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या क्या हमारे पास? एक सन्ड्री क्रेडिटर है क्या? तो एक एक करके लिखते चलते हैं नाम। तो क्या नाम लिख लेंगे पहले हम लोग? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना? 57,000। फिर क्रेडिटर के बाद क्या है? डिबेंचर था एक। अच्छा, डिबेंचर एक्सटर्नल है, लेकिन डिबेंचर के लिए क्या सेपरेटली पेमेंट मिल रहा है? यानी कि परचेसिंग कंपनी ने अलग से पेमेंट दिया है। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को अलग से पेमेंट दिया है डिबेंचर होल्डर्स के लिए। यानी कि उसने टेकन ओवर नहीं किया। अगर वो टेकन ओवर कर लेता तो अलग से पेमेंट क्यों करता? जैसे मान लो आप परचेसिंग कंपनी हो, अगर आपके ऊपर मैं लाइबिलिटी दे दूं तो फिर आप तो अपने पास ले जाकर पेमेंट करोगे ना, उसका पेमेंट मुझे क्यों दोगे? जैसे मैं बोलता हूँ कि इससे मैंने लोन लिया था, मैं एक कंपनी हूँ, मैं कौन सी कंपनी हूँ? सागर। ये मेरा डिबेंचर होल्डर है, मैंने इससे 3.5 लाख रुपए लोन लिया है। अच्छा, अब आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो तो आप मुझे पेमेंट देते हो कि इसको तुम पेमेंट देके हिसाब खत्म कर देना। तो आपने मुझे इसके लिए पेमेंट दे दिया, इसका हिसाब खत्म। जब इसका हिसाब ही खत्म हो गया तो ये मैं आपको ट्रांसफर करूंगा क्या? नहीं, इसका हिसाब क्या हो चुका है? क्लियर। हाँ, अगर आप मुझे पेमेंट नहीं देते तो बोलता देखो जैसे मेरे एसेट ले जा रहे हो, मेरी लायबिलिटी भी ले जाओ। लेकिन आपने इसके लिए मुझे सेपरेटली क्या कर दिया? पेमेंट दे दिया। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पर आप माइनस नहीं करोगे। जिस तरीके से आपने टोटल मार लेना असेट्स की टोटल लायबिलिटी, तो आपका क्या निकल जाएगा? नेट। तो जिस तरीके से सागर का निकाला उसी तरीके से किसका भी वैल्यूएशन कर लो? पराग का। सिमिलर तरीके से किसका वैल्यूएशन कर लो? पराग का। और फिर मोड ऑफ पेमेंट की तरफ चलेंगे। मुझे टोटल बता दीजिए। 21,78,000 माइनस करके 21,20,150। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पर भी असेट्स और लाइबिलिटी आएंगी। तो यहाँ पर मैं कैसे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट एक बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर कितना आता? 2,57,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 6,000 का। तो बैंक ओवर ड्राफ्ट तो दोनों को मिला देंगे तो 2,63,000 टोटल लाइबिलिटी आ गई। जबकि पूरी टोटल असेट्स मारेंगे, जितनी असेट्स दिख रहे हैं सिर्फ इसको मत लेना, पीएल को। क्यों? क्योंकि पीएल कैसी असेट्स होती है? फिक्टिशियस। तो पीएल को छोड़कर बाकी सारी असेट्स यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे गुडविल की कितनी अमाउंट थी? 50,000। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर स्टॉक 95 और डैश टोटल 5 लाख 5,87,000। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? बन गए इसके नेट असेट्स। अब आप लोगों को क्या करना है? तो बना है मोड ऑफ पेमेंट। बन गया क्या? बनने का है? नहीं बना, आधा बना है। पूरा करो। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सागर के लिए भी बनाना है और वैसे ही पराग के लिए बनाना है। ठीक है, सागर के लिए भी बनाना है और किसके लिए भी बनाना है? पराग के लिए। चलिए, तो पेमेंट कैसे करना है? तो जैसे आप लोगों ने पहले सागर वाला पॉइंट पढ़ा था क्वेश्चन में, राइट? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला था? 6 शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं हर 5 के लिए, ठीक है, और 10,000 रुपए कैसे दे रहे हैं? कैश में। तो इसको आपने लिखना कैसे था? तो ये आता आपका कैश में कितने मिल रहे हैं? 10,000। तो पहले कैश का हिसाब लिख दिया मैंने, 10,000, ठीक है, और इसको 5,000। चलो, फिर उसके बाद शेयर्स इन संगम लिमिटेड। तो पहले मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ? सागर को कितने देने वाले हैं? तो सागर के पास पहले से शेयर्स थे कितने? 1.5 लाख। और हर 6 के बदले नहीं, कितने? हर 5 के बदले 6 शेयर्स मिलने वाले। तो डिवाइडेड बाय 5 × 6, और एक शेयर का भाव कितना है? 10 रुपए। तो कितना आ गया ये? 18 लाख। पक्का? ओके। और सिमिलर तरीके से पराग के लिए भी था, बट मैं पहले पूरे सागर की बात खत्म कर दूं, फिर पराग पे तरह चले जाएंगे। अब डिबेंचर भी दिए थे क्या? डिबेंचर इन संगम लिमिटेड। ये संगम है, तो डिबेंचर इन संगम लिमिटेड। तो डिबेंचर कैसे इसको लिखना है, जो आपका सवाल है, ठीक है। तो आपको उन्होंने ना सेम इंटरेस्ट रेट बोला था। तो इनके जो ओल्ड थे कितने थे?
3.5 लाख का आपने पहले 8% निकाला था, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना आया था? 28। और अब जो नए मिलेंगे वो 7% के मिलेंगे, तो 28,000 डिवाइडेड बाई 7%, तो 4 लाख। तो यहाँ पर अमाउंट आ गई 4। मतलब वो 28,000 नहीं लिखना था। क्या चीज? 28,000 वही उसी में। नहीं, उसका कुछ नहीं था। और अगर आप ये शो नहीं भी करोगे तो चलेगा। आपने डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर लिया था कि 4 लाख देने हैं, तो डायरेक्ट आप 4 लाख अमाउंट देते हो, ठीक है। और यहाँ पर 1 लाख। इसकी वर्किंग नोट नहीं भी दिखा है तो भी चलेगा। और यहाँ पर कितने आ रहे थे? 1,30,000। 1,30,000 कहाँ से आए थे? क्लियर है क्या? यस सर। ओके। और कुछ आया था किसके अलावा? नहीं। बस मार दो टोटल। सर उधर को 5,000 कैसे आया परत इसमें? ओ माय कैश है। यहाँ पे 10,000 ही तो लिखा है वो। अरे वो बराबर। अच्छा बराबर। हाँ सर दिखा ठीक है, तो 18 लाख प्लस 4 लाख 22 लाख, 22 लाख और 10,000, तो 22 लाख 10,000 का पेमेंट हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 1,30,000 और ये 1 लाख, 2,30,000 और 5, 2,35,000। मतलब एक में गुडविल, एक में कैपिटल। तो ये क्या गया आपका? पेमेंट। पेमेंट। और इसी पेमेंट को हम लोग क्या भी बोलते हैं? परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसिडरेशन। यानी कि संगम ने सागर को 22,10,000 रुपए दिया है, जबकि संगम ने पराग को 2,35,000 दिया है। अच्छा, ऊपर में जरा देखो तो दोनों के एसेट्स में डिफरेंस आ रहा है क्या? यस सर। ध्यान देना इस बात पर। वर्किंग नोट नंबर 3 बनती है, ध्यान देना। वर्किंग नोट नंबर 2 काय के लिए था? मोड ऑफ पेमेंट के लिए। वर्किंग नोट नंबर 3 किसके लिए बनता है? मुझे एक चीज बताओ, ध्यान दो इधर। कैलकुलेशन। आपने सागर से कितने रुपए के असेट्स एक्वायर्ड किया है? 21,20,150, जबकि पेमेंट कितना कर रहे हो? 22,00,000। ऐसा कैसे? अगर मैं आपसे 21 लाख की चीज ले रहा हूँ तो बदले में 21 लाख देने चाहिए, लेकिन मैं तो उल्टा ज्यादा पैसा दे रहा हूँ आपको। हम किसी को भी ज्यादा पैसा क्यों देते बिजनेस में? उसकी गुडविल। क्योंकि मार्केट के अंदर उसकी गुडविल होगी, उस गुडविल की वजह से हम उसको ज्यादा पे करते हैं, बराबर। जैसे कि आप एक होटल में बढ़िया से आप खाने जाते हो। अच्छा, ये चले लो ना, दूर का एग्जांपल नहीं देता, पास का एग्जांपल देता हूँ। अभी आप लोग ये शालीमार का नाम सभी ने सुना है? हाँ। उसके बगल में साउथ इंडियन हाँ। रेस्टोरेंट, हाँ। मालक एक। हाँ। आप जब शालीमार में बैठ के चाय पीते हो तो 8 रुपए की एक चाय लगाता है। हाँ। जब वही अगर आप साउथ इंडियन में बैठ के पीते हो तो वही चाय वहीं से चलाता है, 10 रुपए की एक देता है। 12 की क्या, मेरे को तो 10 ही लगा है, ठीक है, पता नहीं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है? प्लेस मैटर करता है। तो वहाँ उसकी गुडविल है। साउथ इंडियन बोले तो थोड़ा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया और फैमिलीज के हिसाब से बनाया है। हाँ। भीड़ भाड़ वाला झंझट वहाँ नहीं रहता, तो वो सर्विस वैसी दे रहा है, इसलिए पैसे भी ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो हम किसी को भी ज्यादा पेमेंट क्यों करते? बिकॉज ऑफ उसकी गुडविल। तो यहाँ पर सागर आपको तीसरे नंबर पर किस चीज की वर्किंग नोट बनाना पड़ता है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो इसमें सागर कंपनी का क्या निकल रहा है? गुडविल। सागर कंपनी के लिए क्या निकल रहा है? गुडविल। सर कैसे? क्योंकि आपने ज्यादा पैसा दिया है तो गुडविल निकल रही है सागर कंपनी के लिए। कितनी आ रही है? 22,10,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 21,20,150। तो कितना आ जाता है? 89,850। ये क्या है आपका? गुडविल सागर के अंदर। और यही अगर मैं बात करूं पराग की, पराग से नेट एसेट्स कितनी लिया था? 3,24,000। कितनी लिया था? 3,24,000। और उसको पेमेंट कितना कर रहे हो? 2,35,000। कम पेमेंट कर रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, किसी को कम पेमेंट देना, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए फायदे की बात है। हाँ। किसी को कम पैसे देना फायदे की बात है। तो ये फायदा किस नाम से लिखेगा? कैपिटल रिजर्व। तो सागर के बाद दूसरी कंपनी कौन सी है? पराग। तो पराग कंपनी में क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व। क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व 89,000। तो कैपिटल रिजर्व आपका 89,000। 2 लाख कितना था? नेट एसेट्स 3,24,000 में से माइनस कर देंगे 2,35,000। तो कितना आ रहा है? 89,000।
अच्छा, अगर मैं दोनों कंपनी के को अगर नेट ऑफ करूँ तो एक से गुडविल है, एक से कैपिटल रिजर्व। नेट ऑफ देखो तो 850 का गुडविल आ रहा है, दोनों को प्लस माइनस करो तो नेट गुडविल की टोटल ज्यादा है कितनी, 850 रुपए से। ठीक है, वो नहीं भी करोगे तो चलता है। तीनों वर्किंग नोट डन। Yes, sir. अब वर्किंग नोट हो गए, इसके बेसिस पर क्या आप लोग अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हो इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी की और इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी भी। तो आगे का काम कर लोगे, बैलेंस शीट बना लोगे। तो जो बोला है यहाँ पर, क्या क्या बोला है, फर्स्ट वेंडर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगम मतलब परचेसिंग कंपनी के बुक में, और बैलेंस शीट बनाना है किसके बुक में, परचेसिंग कंपनी के बुक में। एंट्री की बनेगी, क्या बोले, बैलेंस शीट तो उसी की बनेगी। हाँ उसी की बनेगी ना, बैलेंस शीट वेंडर की तो बनती नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको ये सन्ड्री एसेट्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, डेटर, इन्वेस्टमेंट्स और बैंक बैलेंस इतनी चीजें दी हुई है। ठीक है, अमाउंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। और यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, डिवेंचर दिया है, फिर मॉर्गेज लोन है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है। अमाउंट ऊपर नीचे हुई है, थोड़ा सा वो मैच कर लेंगे। ओके, मैं मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुद्दे की बात ये है कि आपको बोलता है द अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी, मतलब ये अजम्पशन लेना है कि आपने लाइबिलिटीज भी टेकन, असेट्स तो करते ही करते हैं, लाइबिलिटीज भी किया है, ये अजम्पशन लेना है। मतलब पहला पॉइंट आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। दूसरे पॉइंट में क्या बोलता है, द डिस्चार्ज 8% डिबेंचर इन हिंद लिमिटेड बाय द इश्यू ऑफ 35,000 6% डिबेंचर इन भारत लिमिटेड। भारत ने 6% वाले डिबेंचर इशू किया है, किसको, हिंद को। तो देखो, तो हिंद के पास थे क्या डिबेंचर, हिंद 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 हिंद, ये है 20,000 के। तो ये 20,000 के बदले 35,000 के क्या मिलने वाले, डिबेंचर मिलने वाले, किससे, भारत से। मतलब हिंद को पेमेंट के तौर पे एक क्या चीज मिलेगा, हिंद को पेमेंट के तौर पे 8% डिबेंचर इन 8% डिबेंचर इन भारत मिलने वाला है। कितने रुपए का, लो यहाँ से एक पेमेंट की जानकारी मिल गई कि हिंद को पेमेंट के तौर पे क्या मिलने वाला है, 8% डिबेंचर इन भारत लिमिटेड। और आगे बोलता है इशू अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, यहाँ कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन है किसका, यहाँ ना कुछ अमाउंट मिसिंग है, 2 रुपए कर लो इसको। यहाँ पर रुपीज के बाद पर शेयर लिखा जाओ, अमाउंट नहीं लिखा है, तो वहाँ 2 रुपए पर शेयर कर दो, 2 रुपए पर शेयर कर दो। इशू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इन भारत लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर द एसेट्स। भारत कंपनी क्या करने वाला है, भारत कंपनी क्या करने वाला है, अपने 10 प्लस 2 रुपए प्रीमियम मतलब 12 रुपए का एक शेयर इशू करेगा, बट ये नहीं बताया कितने शेयर इशू करेगा। आपको क्या नहीं बताया, कितने शेयर, बस इतना पता है कि जो भी पेमेंट होना है यहाँ पर शेयर्स के रूप में इशू करने वाला है। और एक शेयर का भाव कितना रहेगा बोलता है, 12 रुपए। 2 रुपए मैंने अपने साइड से लिखवाया है। ओके, अभी आपको ना कुछ असेट्स का रीवैल्यूएशन करके बता रहा है। क्या बोलता है, असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। यहाँ पर कुछ असेट्स का क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन हुआ है। क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब यहाँ पर जो आपके पास ऊपर में एसेट्स दी हुई है ना, शायद इस एसेट्स का सही मूल्यांकन नहीं हुआ था, सही वैल्यूएशन नहीं हुआ था। सन्ड्री एसेट्स 6 लाख और 310 दिए, जबकि यहाँ कितना बोलता है, 6.5 और 3.5। तो जब आप लोग नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करोगे तो नेट एसेट्स के कैलकुलेशन में ये जो मार्केट प्राइस, ये जो अग्रीड वैल्यू रहेंगी ना, तो ये आपने कंसिडर करना नेट एसेट्स के कैलकुलेशन, बराबर। तो जब नेट एसेट्स बनाओगे, जब सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू लिखोगे तो ये वाली वैल्यू लिखना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में ये लिखने का है, डेटर में ये लिखने का है, इन्वेस्टमेंट में ये, गुडविल में ही है, और जो बच गई वो बैलेंस शीट से उठा लेने का। तो बच क्या गई, वैसे बैंक बैलेंस पर बचा है, क्या बचा है, सिर्फ बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस उठा लेने का बैलेंस शीट से। और बोलता है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ भारत लिमिटेड 8,000, ये फॉर्मेशन के खर्चे हैं, किसके, भारत के। कौन पेड करेगा, भारत। तो किसकी बुक में अकाउंटिंग होगी, भारत। भारत कौन है, परचेसिंग कंपनी। फिर आगे बोलता है फॉर्म्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10। तो ऑथराइज कैपिटल बता रहा है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ काय के लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है। बस पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हिंद, हिंद के बुक में करो, भारत के बुक में करो, और बैलेंस शीट में। एक वेंडर के बुक में पूछा है,
एक परचेसिंग कंपनी के बुक में पूछा और बैलेंस शीट बनाने बोला है। डन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, नेट असेट्स की वर्किंग नोट, और जितना नेट असेट्स आया उसके बेसिस पर अब मोड ऑफ पेमेंट। अगर कोई दोनों में डिफरेंस आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट जितना नेट असेट्स है उतना ही पेमेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अलग से पेमेंट की जानकारी दी नहीं है। ओके डन। फिर उसके बाद वही एंट्रीज करना है। सर फिर ये डिबेंचर डिबेंचर के लिए अलग से पैसा आ रहा है ना, हाँ तो उसको माइनस नहीं करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी के तौर पे, हाँ, तो सर मोड ऑफ पेमेंट आएंगे ना। डिबेंचर आएगा। जैसे मान लो, नहीं डिफरेंस क्यों आएगा, जैसे मान लो तुम्हारा नेट असेट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या क्या कंपनी था, हिंद और सिंध ना। हाँ। जैसे मैं बोलता हूँ हिंद की नेट असेट्स है एक एग्जांपल के लिए 15 लाख रुपए की, कितनी की? 15 लाख। और सिंध की है 12 लाख की, ठीक है, कितने की? 12 लाख। अच्छा, यहाँ पर डिबेंचर किसको मिलने वाले थे? हिंद को। तो ये 15 लाख में से तो इसको एक पेमेंट 35,000 का कैसे मिल जाएगा? डिबेंचर में। तो बचे हुए पेमेंट शेयर्स में मिल जाएंगे। बचा कितना? 14,65,000 वो मिल जाएगा। मैंने 15 लाख फिगर लिया है, और आपकी जो नेट असेट्स आएंगे उसमें से तो 35,000 डिबेंचर के रूप में आ गया, तो जो बच गया वो शेयर आ जाएगा। जब मेरे को नेट असेट्स पता चला हिंद की नेट असेट्स 15 लाख है, उसमें से 35,000 तो हमने डिबेंचर के फॉर्म में देना, तो बचा कितना है? 14,63,000, ये हम शेयर्स के फॉर्म में। तो सर अभी इसमें जो अपन ये हिंद की बुक में जब बनाएंगे तो डिबेंचर वो 8वें ड्यू और पेड वाली एंट्री होगी। यस, चलो सो करोगे इतना। तो 11वां और 10वां दोनों क्वेश्चन आज फुल फ्लैश में आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों ने ये जो 12वां वाला क्वेश्चन है वो भी खुद से एक बार क्या कर सकते हो, आप गो थ्रू कर सकते हो। पहले आपको एक कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन दी है, फिर या पहले आपको इंफॉर्मेशन किसके लिए दी है, और फिर किसके लिए दी है, बी, ठीक है। और फिर उनकी बैलेंस शीट दी है नीचे में। क्या कैलकुलेट करना है? परचेज कंसिडरेशन, और दोनों भी कंपनी के बुक में जनरल एंट्री बनाओ बोलता है, और बैलेंस शीट भी बनाओ बोलता है परचेसिंग कंपनी। सर इसमें क्या है, 10 each at 10% प्रीमियम, मतलब एवरी 4 शेयर, इसमें गाड़ी नहीं है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, जो आप नेट असेट्स निकालोगे, हाँ इन केस ऑफ ए लिमिटेड असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट अ बुक वैल्यू for the shares in C Limited at the rate of 5 shares in C Limited। हाँ C Limited कौन सी कंपनी? नहीं, परचेसिंग कंपनी। तो C Limited के कितने शेयर देंगे? 5। हम नई कंपनी 5 शेयर देंगे, कितने के बदले? फॉर एवरी 4 शेयर के बदले। 4 के बदले 5 तो आपको 5 शेयर मिलने वाले फॉर एवरी 4 शेयर्स, फॉर एवरी 4 शेयर्स, राइट। और वो भी 10% प्रीमियम पर मिलने वाले हैं। मतलब 10 रुपए का जो प्राइस है वो 10 पे नहीं मिलने वाला है, 11 पर। 10 रुपए पर 10% प्रीमियम जोड़ दो तो कितना आता है? 11 रुपए, 1 रुपए प्रीमियम। अब देख लो पहले से ए के पास कितने शेयर्स थे, बताओ जरा देखकर। ए के पास कितने शेयर्स थे टोटल? 4 लाख रुपए बोल रहे हो, 4 लाख क्वांटिटी बता रहे हैं। मतलब 4 लाख की ये है, 40,000 आएगा। तो 40,000, हर 4 के बदले 5, मतलब 50,000 इंटू 11, मतलब कि 5,50,000। तो 5,50,000 का पेमेंट यहाँ आप कैसे करने वाले हो? शेयर्स के रूप में, और डिवेंचर के रूप में। यहाँ तो डिवेंचर के लिए नहीं बोला है कुछ। अब बी वाले पॉइंट में बोला है कि द डिवेंचर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। देख लो बी लिमिटेड के पास आपको डिवेंचर होल्डर दिख रहे होंगे, है सर। कितने के दिख रहे हैं? 4% डिबेंचर 2 लाख। 4% डिवेंचर है 2 लाख रुपए के, ठीक है। तो क्या बोलता है, जो बी लिमिटेड के डिवेंचर्स है पेड ऑफ कर रहे हैं उनको, कैसे कर रहे हैं? इक्वल नंबर ऑफ डिवेंचर सी लिमिटेड के दे रहे, बट एट अ डिस्काउंट पर दे रहे हैं। कितने के डिवेंचर थे बोले आपने? 4 लाख के। 4 है कि 2 है? 2 लाख, मतलब 2 या 3 आएंगे। अमाउंट ना सर नीचे ऊपर मेंशन करते कौन सा क्वेश्चन है? पहला अमाउंट किसके लिए है? इक्विटी। दूसरा अमाउंट किसके लिए? प्रेफरेंस। तीसरा 2 लाख है, 2 लाख है, ठीक है। तो इस 2 लाख के बदले आपको 2 लाख के क्या मिलने वाले हैं? 10% डिस्काउंट। लेकिन आपको ये 2 लाख की जो वैल्यूज है इस पर 10% का डिस्काउंट काट कर आपको देंगे, मतलब आपको 1 लाख
80,000 रुपये मिलने वाले इस डिवेंचर के होल्डर को। ठीक है। और वैसे ही सेकंड पॉइंट में बोला है प्रेफरेंस शेयर के बदले, यहाँ पर भी रेशियो यूज किया है और इसको यहाँ से नया सेंटेंस है, नहीं तो पता 4.7 समझ लोगे आप लोग। द शेयर होल्डर ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड वुड बी अलॉटेड, हम उनको कितना अलॉट कर रहे हैं 4 फॉर एवरी 5, उनसे 5 लेंगे बदले में 4 देंगे। कितने देंगे हम 4 लेंगे, कितने 5। इनके पास पहले से कितने प्रेफरेंस है देख लेना, और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, तो इंटू 100, तो आपको क्या पता चलेगा प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में कितना पेमेंट देने का। और जितना अमाउंट बच जाएगा उसका हमने क्या दे देना है, बोलता है शेयर्स दे देना है। देखना जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसका क्या दे देना है, शेयर्स। और नेट एसेट्स के कैलकुलेशन में जब आप बी के लिए नेट एसेट्स निकालोगे ना, प्लांट एंड मशीनरी को 10% रिड्यूस करना, सन्ड्री डेटर को 5% रिड्यूस करना, क्योंकि उसने रिड्यूस करने के लिए बोला है। बस इतना सा काम करना है। तो पहले इसका नेट एसेट्स निकालने का, फिर मोड ऑफ पेमेंट निकालने का। मेन पूरे चैप्टर का हीरो देखा जाए तो ये 2 ही चीजें, मोड ऑफ पेमेंट ये मतलब डेटा सेट तो आता है। ये 2 चीजें आपने बहुत ढंग से अगर आइडेंटिफाई कर लिया और सही आइडेंटिफाई कर लिया तो आप लोगों के लिए चैप्टर मतलब 50% तो यही सॉल्व हो जाता है, सिर्फ नेट एसेट्स और मोड ऑफ पेमेंट। फिर तो सिर्फ वो वही काम बार बार 2-3 क्वेश्चन की भी अगर आपने अकाउंटिंग एंट्री सीख लिया ना, वही अकाउंटिंग एंट्री हर क्वेश्चंस में रिपीटेटिव होते चले, राइट। तो चलो 12 तक ये करना। फिर हम लोग एक काम करेंगे, अगर आप लोग थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होंगे अगर इस टॉपिक के अंदर, तो 1-2 और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना कल या परसों से। कौन सा? फायर इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट? फायर इंश्योरेंस क्लेम। चलो तो आज की क्लास क्या कर दी जाए, यहाँ पर एडजर्न कर दी जाए।